हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रोबिका लियाकत। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। आप इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन हमारे वीर सैनिक सरहद पर हमारी रक्षा के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। आज शाम हंदवाड़ा के काजीबाग के पास आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने हमले का फौरन जवाब दिया, लेकिन इस हमले में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। संतोष मिश्रा, चंद्रशेखर और अश्विनी कुमार यादव को अपनी जान गंवानी पड़ी। तीनों शहीद सीआरपीएफ के 92 बटालियन के थे। पेट्रोलिंग के दौरान सीआरपीएफ जवानों पर अचानक हमले होने लगे, जिसका जवाब दिया गया, लेकिन इस दौरान 3 शहादत इस देश को झेलनी पड़ गई। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आज की और दूसरी कल की। आज हंदवाड़ा में हमला हुआ, कल पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलवामा में कल आतंकी एक मकान में छिपे थे और अंदर से रुक रुक कर हमले हो रहे थे। जवाबी कार्रवाई के दौरान विस्फोट हुआ और मकान के साथ साथ दोनों आतंकवादी मारे गए। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में 62 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। लॉकडाउन के दौरान आतंकवादियों की ओर से सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनका रुख करते हैं। आसिफ, इस वक्त अपडेट क्या है, जरा जानकारी दीजिए देश को। रुबिका, देखिए, हंदवाड़ा वाले हमले में मृतकों की संख्या अब 4 हो गई है। ऑफिशियली अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि इस हमले के दौरान एक 14 साल का स्थानीय लड़का भी मारा गया। इसका नाम हाजिम भट्ट बताया जा रहा है और लोगों का ये कहना है कि वो मानसिक तौर पर असमंजस था। वहां पे इस वजह से सड़क के दौरान जब ये गोलीबारी हुई तो उसकी चपेट में आने से इसकी मृत्यु हो गई। जबकि अभी भी सीआरपीएफ के 4 जवानों का उपचार हंदवाड़ा के अस्पताल में चल रहा है। रुबिका, बता दें कि इस पूरे इलाके की अभी भी घेराबंदी किए हुए हैं, क्योंकि हमलावरों के बारे में ये बताया जा रहा है कि हमला करने के बाद वो आसपास के जो इलाके में सेब और अन्य बगीचे हैं उनमें घुस गए थे, जिसके बाद ही अतिरिक्त कुमक बुलाकर इस पूरे इलाके की गहन घेराबंदी करके यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। माना यही जा रहा है कि हमलावर, जिनकी संख्या 3 से 4 बताई गई है, वो अभी भी इस इलाके में हो सकते हैं, इसीलिए इलाके को कॉर्डन कर दिया है। लेकिन सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जब ये हमला हुआ तो जो हमलावर थे वो एक गाड़ी में सवार होकर यहाँ पे आए थे, तो नाके पे पहुंचते ही सुरक्षा बलों के रुकने के इशारा करते ही उन्होंने गाड़ी से उतरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसकी चपेट में ये जवान आ गए। जब तक जवाबी कार्रवाई होती तो वो आसपास के इलाके में भाग गए, जिसके बाद यहाँ पे अतिरिक्त कुमक बुलाकर उनको घेरे में लेने की कोशिश हुई। लेकिन अभी तक किसी भी हमलावर के घेरे में फंसने या उसके मारे जाने की कोई भी खबर नहीं है। सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया है कि इस हमले में जो भी जवान हैं उनका उपचार चल रहा है और बाकी जो 3 जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को सूचित करने के बाद ही उनके नाम जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इस हमले से जानना चाह रहे हैं और सवाल ये है कि ये एक के बाद एक अटैक, कल जो आतंकवादी मारे गए थे वो विदेशी बताए जा रहे थे, और अभी जिन आतंकवादियों का आप जिक्र कर रहे हैं जो बागीचों में जा छुपे हैं, क्या ये भी विदेशी आतंकवादी हैं? उनका देखिए पिछले कुछ समय से सरहद पार से काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है। जैसे ही पहाड़ों पर बर्फ पिघलनी शुरू हुई, उसके साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी मिलिटेंट्स का कश्मीर में आना शुरू हुआ। 7 अप्रैल को भी एक ऐसी मुठभेड़ में 5 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जिनके बारे में बताया गया था कि वो विदेशी थे। और कल हुई मुठभेड़ में मारे गए कम से कम 1 मिलिटेंट के बारे में बताया गया है कि वो हैदर हैं, जो लश्कर तैयबा का कमांडर था और पाकिस्तानी था, और एक और जो मिलिटेंट उसके साथ मारा गया उसके स्थानीय होने की खबर है। लेकिन उस हमले में 5 से 6 मिलिटेंट जो कि विदेशी थे भाग निकलने में कामयाब हुए थे,
जिससे ये आशंका बड़ी है कि हंदवाड़ा कुपवाड़ा बेल्ट में बड़ी संख्या में सरहद पार करके इन्फिल्ट्रेशन करके मिलिटेंट्स घुस आए हैं, जिनमें क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, सुरक्षा बलों को नुकसान हो रहा है, ये आशंका है कि वो हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट्स है और इसीलिए उनके विदेशी होने की ही संभावना ज्यादा है, क्योंकि स्थानीय मिलिटेंट्स के पास इतनी ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग नहीं होती है, ये हाईली ट्रेन दिखाई दे रहे हैं आतंकवादी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए, आगे भी अपनी नजर आप बनाई रहेगी। लेकिन हंदवाड़ा में शनिवार रात हुए एनकाउंटर में सेना की 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था और इसमें से एक लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर हैदर है। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद उत्तरी कश्मीर के एक घर में सुरक्षा बलों ने हमला बोला। आतंकियों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर रखा था। उन्हीं को बचाने के लिए सेना और पुलिस की टीम गई थी। इन लोगों को सुरक्षा बलों ने छुड़वा लिया, लेकिन आतंकी हमले में हमारे 5 वीर सैनिक शहीद हो गए। बेटी के हाथ में अपने शहीद पिता की तस्वीर है और आंखों में आंसू नहीं। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी थी, उसके गुजर जाने के बाद पत्नी के पास सिर्फ ये तस्वीर बची है, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि एक मुस्कान है। ये मुस्कान है गर्व की, शहादत पर गर्व की। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल आशुतोष की पत्नी पल्लवी की ये मुस्कान देश पर कर्ज है। कर्नल आशुतोष की बेटी तमन्ना का ये हौसला देश की हिम्मत है। पापा से कब बात हुई थी आपकी? फर्स्ट में कोई क्या बोले पापा? पापा ने ये बोला था कि मैं कॉल करूंगा एक बार जब वापस आ जाऊंगा। जी, बट दैट वाज लास्ट थिंग जब आपकी अब आपको मम्मी का ध्यान रखना। सिर्फ 12 साल की उम्र में तमन्ना एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है, क्योंकि वो उस पिता की बेटी है जिसने पूरी बहादुरी से देश की रक्षा की जिम्मेदारी उठाई और देश के लिए ही शहीद हो गए। शहीद कर्नल आशुतोष को 2 बार वीरता पुरस्कार मिल चुका था। उनकी टुकड़ी में उन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता था। शनिवार की रात ये टाइगर हंदवाड़ा में आतंकियों के उस अड्डे में घुस गया जहां वो छिपे हुए थे। आतंकियों ने इस घर में लोगों को बंधक बना रखा था। उन्हें बचाने के लिए कर्नल आशुतोष समेत सेना की एक टीम अंदर गई, जिसके बाद उनके शहीद होने की खबर आई। मुझे लग गया था कि कुछ हुआ है। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी और मैं फ़ोन कर रही थी यूनिट में, तो पता चल रहा था कि कहीं पे वो फंसे हुए हैं। और जब इतना लंबा टाइम हो जाता है फंसे हुए, तो आपको लग जाता है कि कुछ सही नहीं है। कब कर्नल साहब से आपकी बातचीत हुई थी आखिरी मरतबा? मेरी 1 मई को हुई थी। तब 21 RR का 26th रेजिंग डे था, तो मैंने उनको विशेस देने के लिए फ़ोन किया था दिन में अराउंड लंच से पहले। उसके बाद वो चले गए थे अपना ऑपरेशन के लिए। और उसके बाद सीधे कर्नल आशुतोष का पार्थिव शरीर उनके शहर जयपुर पहुंचा। शहादत से 4 दिन पहले शहीद कर्नल आशुतोष को अपनी मां की याद आ रही थी और उस याद में उन्होंने मां के लिए भाई के मोबाइल फोन पर एक कविता भेजी। वो अक्सर घर को संभालती संवारती रहती है, मेरी माँ मेरे आने की राह निहारती रहती है। लौट कर आऊँगा पंछी की तरह मैं एक दिन, वो बस इसी उम्मीद में दिन गुजारती रहती है। वो कहती नहीं पर उसकी आंखों में दिखता है मुझे, उसके दिल में तूफान सा रोष दिखता है मुझे। उससे मिले हुए गुजर गया पूरा साल, मगर उसकी बातों में मेरे सरहद पर होने का गुरूर दिखता है। कभी कभी मेरे अंदर का आंसू मुझे बहुत परेशान करता है, संभाल के रखा है मैंने इसको कब से। Perhaps that's the price we have to pay as military leaders। ये अभी लाइन उसने 28 अप्रैल को ही भेजी थी। हंदवाड़ा एनकाउंटर में ही पंचकुला के मेजर अनुज सूद भी शहीद हो गए। मेजर अनुज की शहादत की ये खबर उनके परिवार को उस दिन मिली
जिस दिन वो उनके घर आने का इंतजार कर रहे थे। इसको छुट्टी 22 मार्च को आना था, तो लॉकडाउन की वजह से छुट्टी कैंसिल हो गई और आज 3 मई का उसका फिर फ्रेश डेट थी छुट्टी की, तो आज उसको घर आना था। बट अब लक्ष्मण घर आएगा घर। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि उसे अपने बेटे का इंतजार हो और उसके सामने आए बेटे का पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए मेजर अनुज सूद देश के लिए कुर्बान हो गए। ये शहीद मेजर अनुज और उनकी पत्नी आकृति की तस्वीरें हैं। 3-4 महीने पहले ही आकृति और अनुज की शादी हुई थी। किसने सोचा था कि अभी शुरू हुआ ये सफर इस तरह अचानक खत्म हो जाएगा। लॉस परिवार में भी लॉस सबका बराबर नहीं होता है। उनकी जो स्पाउस है आकृति, बेटी हमारी, अब उनका जो लॉस है वो तो कोई नहीं समझ पाएगा, उनका दर्द, उनकी भविष्य। कभी हमारे जो वीर सैनिक हैं जो शहीद होते हैं, उनकी बहुएं, बेटियां, उनको बचाने का भी कोई आंदोलन चलाओ। शहीद अनुज के पिता खुद रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, इसीलिए बेटे की शहादत पर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवार को कैसे संभालें? जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शनिवार को लश्कर के आतंकियों ने एक घर में एक परिवार को बंधक बना लिया था। लोगों को आतंकियों के चंगुल से सही सलामत छुड़ा लिया गया, लेकिन इस ऑपरेशन में मेजर अनुज सूद, कर्नल आशुतोष शर्मा, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और सब इंस्पेक्टर सगी अहमद काजी शहीद हो गए। और एक और बड़ी खबर आई है। बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया है और कहा है कि कुछ लोग आतंक का वायरस फैला रहे हैं, देश और समुदाय को बांटने का काम कर रहे हैं। और ये सब उन्होंने नाम का जो समिट है उसमें हिस्सा लेते हुए कहा है, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, लेकिन ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान अपने आतंकी चरित्र से बाज नहीं आता। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या आपको पता है 20,000 को पार कर चुकी है। करीब 500 लोग पाकिस्तान में मर चुके हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी पाकिस्तानी हुकूमत किसको तरजीह दे रही है? कोरोना को काबू करने में नहीं, बल्कि आतंकवाद को फैलाने में। अब ऐसे मुल्क के बारे में क्या कहा जा सकता है? मास्टर स्ट्रोक। कोरोना तो आ जाएगा काबू में, आतंकी वायरस कब तक बेकाबू? घाटी में जवानों की जान आतंकियों ने ली, जिसका बदला देर सवेर सुरक्षा बल जरूर लेंगे। लेकिन अब बात उन लोगों की जो जानबूझकर जान को खतरे में डाल रहे हैं, वो भी सिर्फ शराब के लिए। आज से सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील दी थी। उस ढील के तहत शराब की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया गया था और 40 दिनों बाद जैसे ही दुकानें खुली, बाहर लोगों का हुजूम लग गया। ऐसे लोगों से जब हमने ये पूछा कि आखिर जान जरूरी है या शराब, तो जवाब में लोगों ने कैसे कैसे तर्क गढ़े, वो भी आपको जरूर सुनने चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट आपको हम दिखाएं उससे पहले 5 हेडलाइंस आपके लिए। लॉकडाउन 3 के पहले दिन शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। देश भर में कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। भीड़ की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पुलिस ने शराब की दुकानों को बंद कर दिया। हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। इंदौर में कोरोना को हराकर घर लौटे मरीज 98 वो आंकड़ा हुआ। एमपी का हॉटस्पॉट है इंदौर। मेरठ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39 मरीज मिले हैं। 24 केसेस नवीन सब्जी मंडी इलाके में। देश में कोरोना का कुल जो आंकड़ा है वो 43,000 के करीब पहुंच चुका है। 1,389 लोगों की मौत हुई है। 11,761 मरीज ठीक हुए हैं।
शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इससे जुड़ी खबर के दौरान हम शराब की बोतल और ब्रांड नहीं दिखाते हैं। आज भी हमारी कोशिश यही होगी, लेकिन एक बड़ी कवरेज के दौरान अगर कहीं शराब की बोतल या ब्रांड दिखे तो उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी तरह से शराब पीने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शराब पीने से जान भी जा सकती है। जैसे भूखे हो और खाना अगर नहीं मिल रहा तो ना सही, लेकिन अगर मिल रहा तो फिर उसका सेवन करेंगे बस। बहुत खुशी की लहर है भाइयों में, सब में। अल्कोहल बनाओगे तो कोरोना भागेगा ना। थोड़ा बहुत तो सेवन करना ही पड़ेगा ना। तर्क एक से बढ़कर एक और खुशी ऐसी कि छुपाए नहीं छुप रही। ऐसा लग रहा है जैसे खजाना हाथ लग गया हो। 25 मार्च से देश लॉकडाउन है, लेकिन आज शराब की दुकान खोलने की इजाजत मिली तो लोग टूट पड़े। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में घंटों लाइन लगाकर दुकान के बाहर खड़े लोगों का तर्क सुनिए। ये बताइए कि सुबह सुबह शराब की दुकान पर आने की क्या जरूरत है? सर कोई जरूरत नहीं थी, बस पिताजी के लिए लेने आया था। पिताजी के लिए लेने आया। पिताजी जी। आप नहीं लेते? नहीं, हम नहीं लेते। नहीं। सरकार का फैसला ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक में लेने से तो बढ़िया ही। सुबह सुबह इंतजार में आज आप 10 बजे पहुंच गए। बिल्कुल, चूंकि इस वस्तु का सेवन करते हैं तो इसलिए हमको आवश्यकता है। गवर्नमेंट का ये जो ये आदेश है ये सही है, क्योंकि मिल रही है तो इसलिए जैसे भूखे हो और खाना अगर नहीं मिल रहा तो ना सही, लेकिन अगर मिल रहा तो फिर उसका सेवन करेंगे बस। ये थोड़ा बहुत तो सेवन करना ही पड़ेगा ना। तड़प रहे थे? नहीं, तड़प नहीं रहे थे, पर लगभग 1.5 महीने हो गए। पर जब अब सुनने में आया कि जो है कल खुलेगी दुकान, तो हमने कहा थोड़ा एक आध क्वार्टर ले लिया जाए। भगवान के सामने सिर झुकाते लोगों को आपने देखा होगा। अब इन तस्वीरों को देखिए। आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम में ये शख्स जैसे ही शराब की दुकान पर पहुंचा, पहले उसने दरवाजे पर माथा टेका, फिर दरवाजे पर ही परिक्रमा की। कर्नाटक के कोलार में इस शख्स ने एक कदम और आगे बढ़कर शराब के लिए अपनी चाहत का इजहार किया। प्रयागराज से आई इन तस्वीरों के सामने दक्षिण भारत की तस्वीरें भी फीकी पड़ गईं। शराब की दुकान खुलने से पहले इस शख्स ने नारियल फोड़ा, दरवाजे के सामने फूल चढ़ाए और तब जाकर दुकान का शटर खुला। नोएडा के सेक्टर 18 में भी लोग सुबह से ही थैला ले लेकर शराब की दुकानों के बाहर खड़े दिखे और जब दुकान खुली तो लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इंतजार था क्या? काफी लोग ऐसे होते हैं कि मतलब चॉइस उनकी शराब नहीं होती है, ज्यादा शराब काफी टाइम बाद मिल रही है। तो मतलब कितने टाइम बाद मिली है? ये मिल रही है सर 1 महीने से ऊपर ही हो गया। 1 महीने से ऊपर हो गया, तो 1 महीने से इंतजार कर रहे थे कि कब खुलेगी दुकान। इतनी लंबी लाइनें नहीं लगी, इतनी लंबी नहीं लगती। नहीं, आज लगी ना, काफी दिन के बाद खुला है तो इसलिए जो लाइन लगी है भैया जी। इनके हाथ में शराब की बोतलें हैं, लेकिन इनके लिए ये वर्ल्ड कप की किसी ट्रॉफी से कम नहीं। मुंबई के अंधेरी में आज सुबह से शराब के लिए लोग लाइन में लगे थे, लेकिन ये इकलौते हैं जिन्हें यहाँ सफलता मिली। उसके बाद दुकान बंद हो गई, तब से ये फूले नहीं समा रहे। दिल्ली में भी लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े थे। हर दुकान के बाहर लंबी लंबी कतार थी और जैसे ही दुकान का शटर उठा, लोगों की खुशी छुपाए नहीं छुपती। एंजॉय करेंगे आज। बहुत खुशी की लहर है भाइयों में, सब में। पूरे मोड़ तक पूरे मतलब लाइन इतनी है कि 400-500 आदमी लाइन में लगा हुआ है। रायपुर में शराब की दुकान खुलने में थोड़ी देर हुई तो लोग शिकायत करने लगे। इस बीच हमें एक ऐसे शख्स भी मिले जिनका तर्क सुनकर लोग हैरान हो गए। शराब तो अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य का भी बेहद ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। सैनिटाइजर किससे बनता है? अल्कोहल से बनता है ना। अब अल्कोहल को ही बंद करके बैठिए। अल्कोहल बनाओगे तो कोरोना भागेगा ना। अब तो वही बंद करके बैठिए। शराब की बोतल के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार दिखे, चाहे उसके लिए उल जुलूल तर्क ही क्यों न गढ़ने पड़े। लेकिन आज तो पहला दिन था। दुकानों पर जिस तरह भीड़ दिखी, उसने कोरोना के फैलने के डर को और गहरा कर दिया है। 2 गज की दूरी बेहद जरूरी।
राष्ट्र के नाम पीएम मोदी जब भी संबोधन देते हैं तो ये अपील हमेशा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें देश के लोगों की चिंता है, आपकी चिंता है। ये 2 गज कोरोना से आपको बचा सकता है और इसीलिए 2 गज का पाठ हर किसी को याद कराया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने ये ठान ली है कि वो नहीं मानेंगे। पिछली रिपोर्ट में आपने देखा शराब के लिए खड़ी भीड़ में कुछ लोगों के तर्क आपने सुने भी। अब उसी भीड़ ने कैसे लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी वो देख लीजिए। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? जवाब बहुत साफ है। केंद्र के आदेश के बाद शराब की दुकानों को खोलने की जल्दी राज्य सरकारों में दिखी, लेकिन सरकारों ने उसके लिए पूरे इंतजाम नहीं किए। और फिर हुआ क्या, ये आप देखिए। लाइन कितनी भी लंबी हो जाए लेकिन दूरी नहीं घटनी चाहिए। तो मैं 144 के उल्लंघन में कार्रवाई कर दूंगा आपके खिलाफ। हिंदुस्तान ने नोटबंदी के वक्त लंबी लंबी कतारें देखी। देश ने लॉकडाउन में खाने के लिए लंबी लाइन देखी। अब शराब लेने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े दिखे। नोटबंदी की लंबी लाइन पर जमकर राजनीति हुई। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की कतार को लेकर सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर शराब लेने के लिए घंटों इंतजार करते लोगों पर हर कोई चुप है। ये चुप्पी सारे राजनीतिक दलों की है, क्योंकि सरकार किसी राज्य की हो, शराब से पैसे आएंगे, भले ही उनकी लापरवाही से देश में कोरोना फैल जाए और इंसान की जान चली जाए। ये चुप्पी खतरनाक है और अपना फायदा देख चुप रहने वाले उससे भी ज्यादा खतरनाक। एक तरफ तो लॉकडाउन कहा जा रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है और ये एक तरफ क्या हो रहा है, पब्लिक को मारने। केजरीवाल तक अगर हमारी गरीब लोगों की अगर बात पहुंचती तो जरूर पहुंचाते। मेरे घर के सामने शराब की दुकान है, सब बगैर मास्क के खड़े हुए हैं, मैक्सिमम लोग। मैं तो खुद देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इसमें संक्रमित होने की जरूरत हो जाएगी। लाइन कितनी भी लंबी हो जाए लेकिन दूरी नहीं घटनी चाहिए। तो मैं 144 के उल्लंघन में कार्रवाई कर दूंगा आपके खिलाफ। तीसरे चरण के लॉकडाउन के पहले दिन जब शराब की दुकानें खुली तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देश के अधिकांश हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आईं जहां शराब के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और सिस्टम फेल हो गया। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की हैं। शराब की दुकान के बाहर हजारों लोग जमा हैं। पुलिस समझा रही है, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं दिख रहा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर, श्रीकाकुलम और कृष्णा जिले में भी शराब के लिए भीड़ बेकाबू दिखी। 2 लोगों के बीच 2 गज की दूरी बनाकर रखनी थी, लेकिन 2 गज में यहाँ 10 लोग खड़े मिले। ये हाल तब है जब आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब की कीमत 25% बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट हैं। कोरोना के डर से दिल्ली अब तक घरों में दुबकी थी, लेकिन आज शराब की दुकान खुलने से पहले ही लोग दुकानों के बाहर कतार में खड़े हो गए। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो शराब के ठेके खुलने की सूचना मिलने पर पहुंच गए हैं। भैया कब से लगे हुए हैं लाइन में? सुबह 6 बजे से। आगे देखो कितना लगा हुआ है जमघट। मैं देख रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग कोई कुछ भी नहीं है जी। देखो ना पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं। 40 दिनों बाद शराब की दुकानें खुली तो लोग इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दिल्ली के रोहिणी में भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई तो पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात को देखते हुए पूर्वी दिल्ली की शराब दुकानों को बंद कर दिया गया। राजधानी दिल्ली में शराब के ठेके खुलने के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली पुलिस को वापस बंद करवाने पड़े। इस वक्त हम
लक्ष्मी नगर के एक शराब के ठेके के बाहर मौजूद है। सुबह यहाँ पर भारी भीड़ थी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे थे, कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी और उसी के चलते पुलिस को ये ठेके हैं वो वापस बंद करवाने पड़े। आप अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। यूपी के लोगों ने भी शराब के मोह में सोशल डिस्टेंसिंग को साइडलाइन कर दिया और जिसे जहां मौका मिला वो शराब के लिए कानून तोड़ता दिखा। चाहे प्रयागराज हो या हापुड़, लखनऊ हो या गोरखपुर, मुरादाबाद से लेकर बरेली तक लोग अपने शराब प्रेम में कोरोना वायरस को भूल गए। आपको एक दृश्य दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ स्थितियां बिगड़ रही हैं और पुलिस के आला अधिकारियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं लखनऊ के, वो इस वक्त लगातार लोगों को पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ जो अराजक तत्व हैं उनको खदेड़ा भी जा रहा है। तो ये हालात इस वक्त लखनऊ के आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से जो लोग हैं वो झुंड बना करके दुकानों में पहुंच जा रहे हैं। हरियाणा में सरकार और ठेकेदारों के झगड़े में शराब की दुकानें नहीं खुली। ठेकेदार पूरी लाइसेंस फीस नहीं देना चाहते और सरकार छूट देने के लिए मान नहीं रही। हरियाणा सरकार असमंजस में है। तीसरे लॉकडाउन में हरियाणा में छूट दी गई है बाजार खोलने की, दुकानें खोलने की। इससे काम और ज्यादा मुश्किल हो गया है और सच मानो तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें समझना होगा शराब शौक की चीज हो सकती है, जरूरत नहीं। और खास तौर पर कोरोना काल में शराब के लिए जान को खतरे में डालना बिल्कुल भी जायज नहीं। शराब खरीदने के लिए आज जो उत्साह लोगों में दिखा, क्या वही बेचैनी शराब की दुकानें खोलने के लिए भी थी? आखिर क्यों राज्य सरकारों ने बगैर किसी तैयारी के लॉकडाउन में मिली इस छूट को फौरन प्रभाव से लागू कर दिया? क्या उन्हें नहीं पता था कि शराब की दुकानें खुलेंगी तो लोग ऐसे ही टूट पड़ेंगे? आज जो तस्वीर दिखी उसे देखकर सवाल उठता है कि इस बारे में किसी सरकार ने सोचा या नहीं, या सोचकर भी नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्हें लोगों की सेहत से ज्यादा चिंता अपनी कमाई की थी। आखिर क्यों शराब बेचना सरकार की जरूरत है, आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये चेतावनी शराब की बोतलों पर भी लिखी होती है। शराब से लिवर खराब हो जाता है, इसके बावजूद ज्यादातर राज्य सरकारें शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगाती। लॉकडाउन के 40 दिनों तक शराब की दुकानें बंद रही तो कई राज्यों की तरफ से दुकान खोलने की अपील की। आखिर ऐसा क्या है इस शराब में कि इसके लिए सरकारें भी बेताब हैं और लोग भी। अरे भाइयों स्वागत करो। आज सुबह से देश के तमाम शहरों में लोगों की ऐसी लंबी लाइन देखने को मिली। इससे पहले 2016 में नोटबंदी के दौरान ऐसी लाइन देखी गई थी। तब नोट बदलने की लाइन थी, आज शराब खरीदने की लाइन। दोनों की वजह बिल्कुल अलग है, लेकिन इनमें एक चीज समान है और वो है नोट। 2016 में लोगों को पुराने के बदले नए नोट चाहिए थे, अब सरकारों को शराब से आने वाले पैसे चाहिए। शराब से होने वाली कमाई सरकार की आय का बड़ा जरिया है। इसे ऐसे समझिए, शराब की एक बोतल की कीमत में एक हिस्सा एक्साइज टैक्स का होता है। ये पूरा एक्साइज टैक्स राज्य सरकार के खजाने में जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शराब बिकेगी तो राज्य सरकार की कमाई होगी। ये कमाई कितनी होती है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2017 में शराब बिक्री से मिलने वाला कुल राजस्व 1,99,000 करोड़ का था। 2018 में
2,17,000 करोड़ का और 2019 में 2,48,000 करोड़ का। औसत निकाला जाए तो सिर्फ शराब से सरकार हर दिन 700 करोड़ रुपए कमाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 दिन के लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद होने के कारण सरकारों को 28,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यही वजह है कि जब देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तमाम मुश्किल फैसले ले रहा है, तब भी शराब को लेकर समझौता करना सरकारों के लिए मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल बंद हो गया सरकार का रेवेन्यू आना। पिछले महीने अप्रैल के महीने में हर साल 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आया करता था। इस बार केवल 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इससे तो तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, सरकार कैसे चलेगी? तो अब अर्थव्यवस्था का बड़ा संकट पैदा हो रहा है। राजस्व के नुकसान का ये दर्द सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नहीं है। जब सारा काम बंद पड़ा है तो हर राज्य के सामने कमाई का संकट खड़ा है। सरकार की कमाई में लगभग 20 से 30% हिस्सा शराब बिक्री से आता है। इसलिए हर सरकार शराब की दुकान खुला रखना चाहती है। शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी राज्यों की एक्साइज से होने वाली कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है। दिल्ली एक्साइज टैक्स से हर महीने 500 करोड़ रुपए कमाती है। महाराष्ट्र की आबकारी विभाग से महीने की कमाई 2,000 करोड़ है। यूपी की 2,166 करोड़, मध्य प्रदेश की 833 करोड़ और राजस्थान की 650 करोड़। हमारे समाज में हमेशा बहस होती है कि शराब की दुकान चाहिए कि राजस्व चाहिए। तो बिहार ने शराब की दुकानें बंद कर दी। पूरे देश में राजस्व के नाम पे शराब की दुकानें चलती हैं और इस बहस के ऊपर आज तक किसी ने निर्णायक बात नहीं कही है। इसलिए सरकारों को अपना राजस्व चाहिए। जैसे हरियाणा ने एक बार शराबबंदी कर दी तो दिल्ली से वहां पे शराब की तस्करी होती थी, तो बाद में हरियाणा ने देखा कि भाई हमको इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, फिर क्यों नहीं शराब बेचें। यही अब भी किया जा रहा है। इसीलिए 40 दिन के लॉकडाउन के बाद जब पहली बार कुछ रियायतें दी गई तो उसमें शराब की बिक्री को भी जोड़ दिया गया। और जब शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने शराब की दुकानें खोलने का आदेश जारी किया तो उसमें ये साफ साफ लिखा था कि दुकानों के बाहर 2 गज की दूरी जरूरी होगी। 5 लोगों से ज्यादा दुकान के बाहर जमा नहीं हो पाएंगे। लेकिन दुकानें खोलते ही आपने देखा क्या हुआ। शायद राज्य सरकारों ने तैयारी नहीं की, जल्दबाजी में बगैर तैयारी के ही दुकानें खोल दी गई और इसका नतीजा क्या हुआ? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। मास्टर स्ट्रोक, जल्दबाजी में बेची गई शराब, नतीजे हो सकते हैं खराब। इस देश में किसी भी मुद्दे पर राजनीति हो सकती है, किसी भी, बस उसके पीछे वोट बैंक होना चाहिए। मजदूरों की ट्रेन से घर वापसी भी इन्हीं में से एक मुद्दा है। मजदूरों से ट्रेन के टिकट के पैसे तो ले लिए गए। कांग्रेस ने इसे आज एक पॉलिटिकल और इमोशनल मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो गई। कांग्रेस ने देश के 13 करोड़ मजदूर वर्ग का साथ लेने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस का ये वार खाली चला गया। क्या हुआ आज सुबह से अब तक? ये एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी का फायदा यह हुआ कि अब 4 राज्यों में प्रवासी मजदूरों को घर लौटने के लिए ट्रेन का किराया नहीं देना होगा। इस पूरी खबर को देखें उससे पहले 5 हेडलाइंस। 4 राज्यों ने मजदूरों का किराया देने का ऐलान किया। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सरकार किराया देगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा मजदूर पहले 21 दिन क्वारंटीन में रहेंगे, फिर किराए के साथ 500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। नीतीश के ऐलान के बाद केरल से बिहार पहुंची 2 ट्रेनों के मजदूर ने यह दावा किया कि किराए के तौर पर उनसे 910 रुपए लिए गए। किराया लेने पर सोनिया गांधी ने कड़ा एतराज जताया। बीजेपी ने कहा किराए का पैसा राज्य सरकार और रेलवे देगी। सोनिया पर सस्ती राजनीति का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने पार्टी फंड से 50 ट्रेनों का किराया देने की घोषणा की। जेडीयू ने कहा अपने इलाके में 50 ग्राम अनाज नहीं बांट सकते हैं तेजस्वी। मजदूरों के रेल किराए पर हो रही राजनीति को जानने समझने के लिए कुछ आंकड़ों को जान लेना जरूरी है। देश भर में 13 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं।
पंजाब में रहने वाले 6.5 लाख मजदूर घर वापसी करना चाहते हैं। गुजरात में 20 लाख प्रवासी मजदूर घर जाना चाहते हैं। बिहार के 25 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हैं। करोड़ों मजदूरों को उनके घर पहुंचा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वोट बैंक का दबाव बना तो ट्रेन शुरू हुई, और ट्रेन शुरू होते ही सियासत भी शुरू हो गई, जिसका केंद्र बना मजदूरों से मांगे गए टिकट के पैसे। प्रवासी मजदूर अपने पैसों से टिकट कटवा रहे हैं। इसे भोपाल से संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने साबित किया। सबके पास टिकट है और ये सब लोग के पास जो टिकट है 305 रुपए की टिकट है। 315 रुपए की टिकट है, 315 दिया, 305 की टिकट है। ऐसा समझाया जा रहा था कि ये ट्रेन मुफ्त चली है, मजदूरों की रियायत के लिए, मगर ऐसा नहीं है। ट्रेन में सबको टिकट देकर ही सवार होना पड़ा है। आपने टिकट ली? ये टिकट है ना, लिया था ना, 315 दिया था, 305 का टिकट मिला है। अरे तो लग रहा था ये ट्रेन फ्री होगी। अरे पहले बोला था कि फ्री है, लेकिन फिर पैसे लिया बाद में बोला कि टिकट का पैसा मिलेगा तो घर तक जा सकते हो, नहीं तो नहीं मिलेगा जाने का। पहले ये बोला था कि आप लोग रुकिए, हम घर तक व्यवस्था करेंगे, फ्री सेवा मिलेगा। पहले बोला घर लोग फ्री भेजेंगे और फिर 315 टिकट का पैसा लिया। ट्रेन में कुछ खाने 5 लगा है, 315 लिया। खाना दिया गया ट्रेन में? खाना दिया था ट्रेन में। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और मजदूरों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेंकी। सोनिया गांधी ने बयान जारी करते हुए कहा, महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन करने की वजह से लाखों श्रमिक अपने घर वापस नहीं लौट पाए। 1947 के बंटवारे के बाद देश ने पहली बार ऐसा मंजर देखा कि श्रमिक हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। उनकी व्यथा सोचकर हर मन कांप गया। लेकिन देश और सरकार का क्या कर्तव्य है? आज भी लाखों श्रमिक घर वापस जाना चाहते हैं। उनके पास न पैसा है न साधन। दुख की बात है कि भारत सरकार और रेल प्रशासन इन श्रमिकों से रेल यात्रा का किराया वसूल रहे हैं। सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि मजदूरों के किराए का पूरा खर्च कांग्रेस उठाएगी। सोनिया ने कहा, ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। सोनिया गांधी ने सियासत का स्ट्रोक खेला और केंद्र की सरकार के साथ साथ बीजेपी शासन वाले राज्यों को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ कारपेट बॉम्बिंग शुरू की। सोनिया के बयान के बाद प्रियंका और राहुल ने भी ट्विटर पर सरकार को घेरा। अब बारी थी सरकार की, तो रेलवे ने मास्टर स्ट्रोक खेला, बयान जारी किया। कहा, यात्रा का 85% खर्च रेलवे खुद उठा रहा है। इसमें ट्रेन चलाने का खर्च, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से खाली छोड़ी गई सीटें, वापसी में ट्रेन खाली आने की वजह से हुआ नुकसान आदि शामिल है। बाकी का 15% का खर्च राज्य सरकारों को उठाना है, जो बड़ी राशि नहीं है। अभी टिकट कितने का दिए हैं आपको? अभी 370 का। और वैसे जब आते थे आप लोग तब कितना किराया होता है? तब वही 340 रुपया। 340 होता जी। 370। हाँ। टिकट मिला आज आपको? हाँ। खाने पीने की व्यवस्था थी ट्रेन में? हाँ। क्या खाने को दिए? वो पूरी भाजी दिए थे। पूरी भाजी दिए थे, पैसा नहीं लिए थे? नहीं, उसका नहीं। अब बारी बीजेपी की थी, तो सोनिया गांधी पर बेवजह राजनीति का आरोप लगाया। इसमें जो खर्चा आ रहा है, ट्रेन का खर्चा, डिस्टेंसिंग का खर्चा, ट्रेन को चलाने का खर्चा, सारा खर्चा 85% खर्चा, सारा खर्चा रेलवे ले रही है, रेलवे बियर कर रही है। किसी एक यात्री से रेलवे ने टिकट ना लिया, कहा है, ना बेचा है। इस बात को इतने गंदे तरीके से प्रस्तुत करना, ये घिनौनी राजनीति नहीं तो और क्या है। रेलवे सारा खर्चा कर रही, जो बाकी कौन लोग कितने आएंगे इसको चिन्हित करने का काम प्रदेश सरकारें कर रही हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को उसका नॉमिनल 10-15% खर्चा प्रदेश सरकार पर आएगा, यात्री पर कोई खर्चा नहीं है। मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह देना चाहता हूं देशवासियों को, जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने झूठ फैलाने का काम किया है और लोगों को बरगलाने का काम किया, इसको स्पष्टता होनी चाहिए
कि यात्री से किसी ने कहीं कोई पैसा नहीं मांगा है। हालांकि बीजेपी ने गांधी परिवार पर जो सवाल उठाए उसे गांधी परिवार के धुर विरोधी माने जाने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही खारिज कर दिया। ट्वीट करते हुए लिखा, भूखे प्रवासी मजदूरों से रेल किराया वसूलने का केंद्र सरकार का यह फैसला कैसी मूर्खता है। विदेशों में फंसे भारतीयों को विमानों से मुफ्त लाया गया और मजदूरों से किराया लिया जा रहा है। अगर रेलवे वहन नहीं कर सकता तो पीएम केयर्स फंड से पैसा नहीं दिया जा सकता। मजदूरों के टिकट किराए पर सुबह से जो हंगामा शुरू हुआ उसका बड़ा असर भी दिखने लगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार ने मजदूरों का किराया देने का ऐलान किया। जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आएंगे उनको दिया जाएगा। बिहार पहुंचने वाले मजदूरों को पहले 21 दिनों के क्वारंटीन में रहना होगा, उसके बाद उन्हें पैसे मिलेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के बयान से ये भी साफ नहीं हो पाया कि मजदूरों को कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि ये गणित अब भी 85 और 15% में उलझा हुआ है। लेकिन सवाल बरकरार है, जब राज्य सरकार और रेलवे किराया देने को तैयार हैं, तो मजदूरों को अपनी जेब से पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? क्या जिन मजदूरों ने अपने पैसे से टिकट खरीद लिए अब उनका पैसा राज्य सरकार वापस करेगी? और क्या एनडीए राज्यों को अब इसलिए सामने आना पड़ा कि कहीं इस विवाद का फायदा कांग्रेस को न मिल जाए? मास्टर स्ट्रोक में अब आपके साथ एक छोटा सा संवाद। आपको मैं शुक्रिया कहना चाहती हूं कि आपने मास्टर स्ट्रोक को अपनी पहली पसंद बना लिया है। कोरोना के कारण जिस वक्त देश में लॉकडाउन है, मास्टर स्ट्रोक पिछले 4 हफ्तों से आपकी पहली पसंद है। यह हमारी कोशिश है और कोशिश की कामयाबी है। मास्टर स्ट्रोक को तैयार करने में अगर किसी बात की प्राथमिकता होती है तो वो है आप, और सच दिखाने के लिए आपसे मिली हिम्मत। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए मास्टर स्ट्रोक। आईना दिखाते हैं हम उनको भी जो जिम्मेदार हैं और उनको भी जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, जो खुद को सवालों से ऊपर समझते हैं। आईना दिखाते हैं हम सत्ता को भी और समाज को भी, क्योंकि आईना किसी का नहीं होता, क्योंकि आईना सबका होता है। देखिए मेरे साथ सबसे सटीक और निष्पक्ष खबरों का आईना। मास्टर स्ट्रोक सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। और इस वक्त एक बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, हम पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर आज पाकिस्तान पर हमला बोला है। कहा है कि कुछ लोग इस वक्त आतंक का वायरस फैला रहे हैं। नाम समिट में पीएम मोदी ने यह बड़ी बात कही है। Even as the world fights COVID-19, some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. ये याद दिलाना आपको जरूरी है कि वहां जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से इसी तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं।